तो नमस्ते। पिछली वीडियो में हमने सीख लिया था, बॉन्ड स्ट्रेंथ कंप्लीट कर लिया था पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। तो डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, इसको कैसे यूज़ करते, मतलब क्या चीज़ होती है, सारा चैप्टर डेवलपमेंट लेंथ का इस वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा, एसएससी जेई या किसी भी जेई एग्ज़ाम के लेवल तक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंथ टॉपिक डालिए, डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एलडी से। अब डेवलपमेंट लेंथ होती क्या है, मैं आपको वो समझा रहा हूँ। मान लीजिए ये कंक्रीट का ढांचा है, ये कंक्रीट का ढांचा है, इसमें हमने स्टील डाल रखा है। ये रहा स्टील, ठीक है। पिछली वीडियो में बॉन्ड स्ट्रेंथ तो कंप्लीट हो गया था, इस वीडियो में डेवलपमेंट लेंथ के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो डेवलपमेंट लेंथ को डिनोट करते हैं एलडी से। कंक्रीट है ये, इसमें हमने स्टील डाल रखा है, हमें नहीं पता कौन सा स्टील है। एक बार मैं बेसिक बता रहा हूँ डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है। तो ध्यान से सुनो, डेवलपमेंट लेंथ वो मिनिमम लेंथ होती है जब बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल हो टेंशन फोर्स जो कि स्टील पर लग रहा है। मतलब कम से कम स्ट्रेंथ जो कंक्रीट के अंदर हो, जिससे टेंशन इज अप्लाइड ऑन द स्टील इज इक्वल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब डेवलपमेंट लेंथ को हम ये कहेंगे, ये लेंथ को हम डेवलपमेंट लेंथ कहेंगे। कब कहेंगे, जब स्टील पर लगने वाला टेंशन फोर्स इक्वल हो टो बीडी के। टो बीडी बता दिया था आपको, वो क्या चीज है, टाउ बीडी बॉन्ड स्ट्रेंथ। तब हम उसको डेवलपमेंट लेंथ कहेंगे। एक और बार फिर से कहो, फिर से सुनो, एक और बार फिर से कि डेवलपमेंट लेंथ हम इस लेंथ को तब कहेंगे जब टेंशन फोर्स इक्वल हो टाउ बीडी फोर्स के, ठीक है। तो ये तो हो गया डेवलपमेंट लेंथ का कॉन्सेप्ट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला होता है, लिखो एल डी इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ बी डी। ये फॉर्मूला होता है डेवलपमेंट लेंथ का। ये तब फॉर्मूला होता है, हम दो मेथड पढ़ रहे हैं, एक WSM मेथड, एक LSM। ये हम तब फॉर्मूला यूज़ करेंगे इन LSM मेथड, ठीक है। और WSM मेथड के लिए फॉर्मूला होता है LD इज इक्वल टू सिग्मा ST इंटू 5 डिवाइड बाई 4 इंटू टाउ बी डी। बस 0.87 FY की जगह हमने सिग्मा ST लगा दिया। तो ये स्ट्रेस इन स्टील हो गया। और ये मेथड, ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हमसे पूछा होगा WSM के बारे में। तो ये हो गया डेवलपमेंट लेंथ, इसका फॉर्मूला भी देख लिया हमने और ये होता क्या है वो भी समझ लिया। अब मैं लिखने जा रहा हूँ आपको कि डेवलपमेंट लेंथ अलग अलग स्टील के, मतलब हमने दो स्टील पढ़े, माइल्ड और HYSD, उनकी बेसिस पे डेवलपमेंट लेंथ के फॉर्मूले में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता है, तो वो मैं लिखने जा रहा हूँ।
उससे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब देखो, हमने कल बॉन्ड स्ट्रेंथ के, या कल नहीं, पिछली वीडियो में बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में क्या पढ़ा था। बॉन्ड स्ट्रेंथ में के बारे में आपको एक चीज़ याद होगी कि टाउ बी डी परमिसिबल की वैल्यू ग्रेटर देन होती है टाउ बी डी प्रोवाइडेड से, है ना। ये हमने चीज़ पढ़ी थी। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि अब देखो एल डी ये रहा, टाउ बी डी ये रहा, ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के करके यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एल डी परमिसिबल और एल डी प्रोवाइडेड, जब एल डी और टाउ बी डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये भी साइन इसका चेंज हो जाएगा। मतलब एल डी हमें जितनी मैक्सिमम मिनिमम इतनी तो प्रोवाइड करवानी ही करवानी है, ठीक है। एल डी परमिसिबल के इक्वल तो प्रोवाइड करवानी ही करवानी है, तभी मैंने इधर मिनिमम का इतनी लेंथ तो कम से कम होनी ही होनी चाहिए। तो ये एल डी परमिसिबल ये समझ आ गया, छोटी होती है एल डी प्रोवाइडेड से। अब इसमें कुछ फॉर्मूला होते हैं, अगर हम यूज़ करें माइल्ड स्टील इन टेंशन, माइल्ड स्टील को यूज़ करें टेंशन साइड में, तो एल डी का फॉर्मूला होगा, एल डी का फॉर्मूला बस वो होगा एल डी इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू 5 डिवाइड बाई 4 इंटू टाउ बी डी। यह आपका एल डी का फॉर्मूला होगा अगर माइल्ड स्टील इन टेंशन में हम यूज़ करेंगे, मतलब सेम यही। अगर माइल्ड स्टील इन कंप्रेशन में यूज़ करेंगे तो हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, टाउ बी डी इंक्रीज होएगा बाय 25%। तो 25% इंक्रीज होगा तो हमारे पास एल डी का फॉर्मूला बस यहाँ पे 4 के साथ 1.25 और लिख दीजिएगा, मतलब सब कुछ ये सेम लिखना है। ये फॉर्मूला सेम इधर उतार लो, 0.87 एफ वाई इंटू 5 डिवाइड बाई 1.25, क्योंकि 25% इंक्रीज़ हुआ है अगर हम माइल्ड स्टील यूज़ करेंगे कंप्रेशन साइड में, तो 1.25 और बाकी यही 4 इंटू टाउ बी डी, ये एल डी का नया फॉर्मूला। और तीसरा, अगर एच वाई एस डी है इन टेंशन, तो ये इसमें टाउ बी डी इंक्रीज बाय 60%, तो इसका फॉर्मूला होगा एल डी, सेम ये वाला लिखो पहले तो 0.87 एफ वाई इंटू 5 डिवाइड बाई, यहाँ पे लिखोगे आप 1.6 इंटू 4 इंटू टाउ बी डी। 60% इंक्रीज हुआ तो 1.6 आ गया। अब एच वाई एस डी इन कंप्रेशन, ये तो फॉर्मूले है, ये तो अगर आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में जब ऐसे आएगा, क्वेश्चन में आएगी कि माइल्ड स्टील इन कंप्रेशन बताओ, तो आपको 25% इंक्रीज करने के लिए फिर आपको यही यूज़ करना होगा, तो इसलिए ये तो याद ही रखने पड़ेंगे। फोर्थ है एच वाई एस डी इन कंप्रेशन, तो क्या आएगा एल डी का फॉर्मूला, एल डी इज इक्वल टू
0.87 Fy इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 1.25 इंटू 4 इंटू टाउ बी डी। ये फॉर्मूला होएगा जब हमारे को यूज़ करने के लिए दिया जाएगा HYSD यूज़ करो कंप्रेशन साइड में। तो ये हो गया LD का आपके पास फॉर्मूले। नेक्स्ट टॉपिक लिखो आप। नेक्स्ट टॉपिक एक इम्पोर्टेंट नोट डाल के लिखो, इम्पोर्टेंट नोट्स। इम्पोर्टेंट नोट में आप लिखो, अब ये जितनी भी हम प्रोवाइड करवा रहे थे ना, ये परमिसिबल वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे थे। मतलब ये क्या है, परमिसिबल। पिछली वीडियो में आपको परमिसिबल का मतलब समझा दिया था। तो हम ये वाली LD परमिसिबल का फॉर्मूला है। अगर हमें LD प्रोवाइडेड, हम कितनी प्रोवाइड करवाना चाह सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला है वो LD प्रोवाइडेड का फॉर्मूला लिखो। LD इज इक्वल टू MU बटे VU प्लस L नोट। अब ये एक और नया फॉर्मूला हो गया LD का। ये किसके लिए, प्रोवाइडेड LD प्रोवाइडेड का ये फॉर्मूला है। यहाँ पे MU तो आपको पता है बेंडिंग मूवमेंट, VU शेयर फोर्स, L नोट एक नई चीज आई है। L नोट को हम कहते हैं एनकरेज लेंथ। एनकरेज लेंथ, एनकरेज लेंथ क्या होती है, मैं आपको अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लीजिए ये हमारी बीम है और ये हमारा एक कॉलम है। कॉलम के साथ ही एक बीम लगी हुई है। अब इसमें हमने रीइंफोर्समेंट डाला, बीम में स्टील डालना है। अब हमें और आगे डालना है, तो हम कॉलम के अंदर पहुंच गए स्टील। अब कॉलम के अंदर भी हमने रीइंफोर्समेंट डाल दिया। तो जितना कॉलम के अंदर रीइंफोर्समेंट डालना है ना, उसको हम कहेंगे एनकरेज लेंथ। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है L नोट, एनकरेज लेंथ। अब आप ये निकालोगे कैसे एनकरेज लेंथ को? एनकरेज लेंथ को निकालने का एक वो होता है, बहुत सिंपल तरीका है। मैं अभी एक लाइन लिखता हूँ, पहले वो लिखो फिर उसको समझा देता हूँ। फॉर ईच 45 डिग्री द वैल्यू ऑफ L नोट इज 4/5। मतलब अगर मैं इसको ऐसे ना प्रोवाइड करवा के 45 डिग्री 45 एंगल डिग्री पे प्रोवाइड करवा देता, तो इसकी एनकरेज लेंथ की मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती? 4/5। 4/5 तो आपको पता है डाया ऑफ बार। तो L नोट की वैल्यू ये होती। अब L नोट की वैल्यू हर 45 डिग्री के लिए 4/5 होगी। तो अब मैं कुछ डिग्रीज लिख रहा हूँ जिस पर हम अपने स्टील को मोड़ सकते हैं। उनके लिए L नोट की वैल्यू ये आप लिख लो। ये बेंड्स वैल्यू ऑफ L नोट 45 डिग्री के लिए 4/5 है, ईच 45 डिग्री के लिए। अब 45 + 45 90 डिग्री के लिए 4/5 है, तो यहाँ पे 8/5। 8/5 कैसे आया? 4/5 + 4/5, क्योंकि यहाँ पे भी 90 कैसे बना? 45 डिग्री + 45 डिग्री। ठीक है, फिर अगला होता है 135। ये कैसे बना? 45 डिग्री + 45 डिग्री + 45 डिग्री।
3 बार 45 डिग्री है, तो यहाँ पे भी 4 फाई प्लस 4 फाई प्लस 4 फाई, तो क्या आ जाएगा 12 फाई। और फिर लास्ट में 180 डिग्री, ये 4 45 डिग्री होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 फाई। तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। मैं अभी इन 45 को हटा रहा हूँ, ये बस आपको समझाने के लिए लिखे थे कि ऐसे हुआ है। यहाँ से भी हटा रहा हूँ। तो ये आपको ये और टेबल मिल गया, इसको याद करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर ये वाली लाइन समझ गए तो ये टेबल अपने आप आपको आ गई। ये इंपॉर्टेंट नोट में चल रहा है कि बेंड इतने होंगे तो आपको एनकरेज वैल्यू की लेंथ इतनी प्रोवाइड करवानी होगी, और ये एल नोट यहाँ पे आप प्रोवाइड पुट करके प्रोवाइड करवा सकते हो। अब अगला कॉन्सेप्ट है एक, ये तो अगर आपने इतना लिख दिया तो बता दो। मैं स्क्रीन से साइड हो जाता हूँ, इतना लिख दिया तो पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब एक टॉपिक है बंडल बार्स, एक टॉपिक और हेडिंग डालो, बंडल बार्स। बंडल बार क्या होते हैं? बंडल बार वो बार होते, मतलब जब हम, जैसे हमारे पास एक ये रेनफोर्समेंट है, अगर इसी के साथ ही हम दूसरा रेनफोर्समेंट जोड़ दें तो ये बंडल बार हो जाएंगे। अगर हम ऐसे जोड़ दें तो 1 2 3, ये भी बंडल बार। एक और तरीका है 1 2 3 4, ये हमारे पास बंडल बार हो गए। ये जब दो बार्स को, दो सरिये या दो स्टील को जोड़ दिया तो 2 बंडल बार, 3 को जोड़ दिया तो 3, 4 को जोड़ दिया तो 4। अब अगर हम 2 बार्स को जोड़ेंगे, जब भी हम एक बार प्रोवाइड करवाते हैं ना, तो हमारी एल की वैल्यू ज़्यादा नहीं, एल की वैल्यू कम होती है, और जब हम बंडल बार प्रोवाइड करवाते हैं तो हमें एल मतलब डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू ज़्यादा देनी पड़ती है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अगर जब बंडल बार प्रोवाइड करवा रहे हैं तो जो इसमें कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्ड बनना चाहिए वो इतना अच्छे से नहीं बनता। तो बॉन्ड अच्छे से नहीं बनता तो हमें डेवलपमेंट लेंथ ज़्यादा प्रोवाइड करवानी पड़ेगी ताकि हमारी स्टील बाहर ना आ जाए। इसीलिए हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्योंकि बॉन्ड क्यों नहीं अच्छे से बनता? क्योंकि कंक्रीट स्टील के इस पार्ट में नहीं जा पाती, ऐसा ही यहाँ पे पार्ट है, ऐसा ही यहाँ पे है, तो इसलिए बॉन्ड अच्छे से नहीं बनता। अब अगर आपने 2 बार 3 बार 4 बार करवाए तो आपकी एल की वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ेगा? एल की वैल्यू आपको कितनी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी? अगर आपने 2 बार बंडल किए तो आपको 10% एल की वैल्यू इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, 3 बार किए तो 20%, 4 बार किए तो 33%। 4 बार से हम ज़्यादा बंडल बार प्रोवाइड नहीं करवा सकते। आपके पास ये भी एक टेबल्स आ गया, ये एल लिखा है, एल डी लिखा हुआ है ये। अब हम बंडल बार फिर प्रोवाइड ही क्यों करवाते हैं? आप अगर सोच रहे होंगे, हम बंडल बार प्रोवाइड करवाते हैं फॉर कंपैक्शनिंग ऑफ कंक्रीट। वाई डू वी प्रोवाइड बंडल बार्स? हम बंडल बार्स क्यों प्रोवाइड करवाते हैं? हम प्रोवाइड करवाते हैं सबसे पहले कॉम्पैक्शनिंग ऑफ कंक्रीट,
और दूसरा इंक्रीज इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी। इन दो रीजनों के कारण हम अपने बीम में बंडल बार्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये बंडल बार्स का कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाता हूँ। स्प्लाइसिंग के ऊपर, या सबसे पहले प्रोविज़न फॉर एनकरेज। सबसे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं रफ करने वाला हूँ। तो ले लिया, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब हेडिंग डालिए, प्रोविजन ऑफ एनकरेज लेंथ। मतलब अब जो हम एनकरेज लेंथ डाल रहे थे वो अब हम अपनी मर्जी से तो नहीं डाल सकते कि कितना मर्जी ही कॉलम में सरिया डाल दो, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। तो इसके लिए IS कोड 456/2000 ने हमें कुछ सुझाव दिए हैं, मतलब हमें कुछ कहा है कि हमें उनके रूल वैसे ही फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने ये कहा, पहला कि अगर ये कॉलम है और ये बास है तो हम इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं कर सकते LD से। LD क्या है? डेवलपमेंट लेंथ। इसकी एनकरेज लेंथ ज़्यादा नहीं कर सकते LD से। अगर हमें और बार डालने हैं, ये हमारी बीम है, ये कॉलम है, बीम में ज़्यादा रेनफोर्समेंट यहाँ तक जा पाया, यहाँ तक जा पाया। अब हमने इसको ऐसे मोड़ दिया, मान लो ऐसे मोड़ दिया, क्योंकि हमने और डालना था इसलिए मोड़ दिया। तो अब इस पूरे की लेंथ कितनी होगी? इस पूरे की लेंथ और इसकी भी लेंथ LD से ज़्यादा नहीं हो सकती, और इसकी भी पूरे की लेंथ LD से, डेवलपमेंट लेंथ से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये कहा है IS कोड 456 जिसने बनाए हैं। और दूसरा, अगर एनकरेज लेंथ, अगर हमें अब आप कह रहे हो कि आप सोच रहे होगे कि हम ये एनकरेज प्रोवाइड ही क्यों करवा रहे हैं। हम प्रोवाइड इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इधर टेंशन फोर्स जो हमने शुरू में पढ़ी थी वो ज़्यादा हो रही है, तो हमें और अंदर तक प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, और अंदर तक प्रोवाइड करवा रहे हैं जिससे हमारी टेंशन फोर्स इक्वल हो जाए। अब दूसरा तरीका है, जैसे ये हमारी बीम है, ये हमारा स्टील है। अगर हम इधर मैकेनिकल कोबलर्स प्रोवाइड करवा दें, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मैकेनिकल एनकरेज। मतलब इधर मैं कुछ स्टॉपेज प्रोवाइड करवा दूं या फिक्स सा कोई कुछ कर दूं इधर, ताकि ये सरिया बाहर ना आ पाए। तो इनको हम कह रहे हैं मैकेनिकल, इसको कहेंगे बाय प्रोवाइडिंग मैकेनिकल एंकरेज, ताकि ये स्टील बाहर ना पाए, और इसलिए यहाँ पे भी हमने यही किया। अब हमें जो स्टील को बेंड करना पड़ता है वो तो यही है। जो हुक लेंथ में भी, ये तो मैंने आपको वो बताई कि ऐसे बेंड करना पड़ता है।
जो shear reinforcement होती है ना, उसमें आपने हुक लेंथ पिछली चैप्टर में पढ़ा होगा, हुक लेंथ क्या होता है। अब उनकी कितनी होती है, मतलब उनकी कितनी वो होती है एनकरेज वैल्यू, इक्विवेलेंस एनकरेज वैल्यू उनकी कितनी होती है। तो वो भी खुशी की बात ये है, वो भी यही होती है 45 डिग्री, ईच 45 डिग्री के लिए 4 होती है। तो वो करने की लिखने मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो भी सेम ही होती है इनकी वैल्यू, अगर हुक लेंथ की भी हो तो। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं एक बार ये अब सादा ही रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अगली आप हेडिंग डालो, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या होता है? स्प्लाइसिंग होता है जॉइनिंग ऑफ टू बार्स, जॉइनिंग ऑफ टू बार्स, दो बार को जोड़ना। अब जब जो मार्केट में स्टील मिलते हैं वो एक फिक्स लेंथ पर मिलते हैं, तो उनको हमें अगर मान लो ज़्यादा प्रोवाइड करवाना है तो हमें जोड़ना ही पड़ेगा। हमारे पास उसी मेथड को कहते हैं स्प्लाइसिंग। इसमें 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड लिखो लैपिंग। लैपिंग कैसे होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा एक बार है, अगर हमने दूसरे बार को जोड़ना है तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे। ये दूसरा बार है, ठीक है। 2 बार को ऐसे हम जोड़ सकते हैं, और इतने लेंथ को जहाँ जहाँ तक ये जुड़े हैं उसको हम कहेंगे लैप लेंथ। लैप लेंथ, ठीक है। ये हो गया लैपिंग। अब इसमें क्या होता है, किन बार्स को हम जोड़ सकते हैं, तो इसमें अगर इफ डाया 5 को डाया ऑफ बार्स ग्रेटर देन 32 mm, तो नो लैपिंग। अगर बार का डाया मतलब स्टील का डाया 32 mm से ज़्यादा होगा तो लैपिंग नहीं होगी, ठीक है। मतलब हमें ये तो समझ आ गया कि 32 mm से छोटे वाली स्टील को ही हम लैप कर सकते हैं। अब इसमें केस आते हैं, केस 1 लिखो। केस 1 कहता है अगर डाया सेम हो, मतलब 5 ऑफ बार्स आर सेम, तो इसके लिए एक टेबल है। बेंडिंग टेंशन डायरेक्ट टेंशन और तीसरा है कंप्रेशन। ये तब है जब फाई सेम है, और यहाँ पे लगाएंगे हम लैप लेंथ। लैप लेंथ इसकी वैल्यू है 20 नहीं एल डी डिवाइड बाई एल डी डिवाइड नहीं है सॉरी एल डी या 30 mm, इनमें से जो मिनिमम हो वो यूज़ करनी है। यहाँ पे 2LD या फिर 30 mm, इनमें से जो मिनिमम हो
मिनिमम ही है ना, नहीं सॉरी मैक्सिमम, इनमें से जो मैक्सिमम हो, मैक्स, यहाँ पर भी मैक्स, और यहाँ पर एल डी तो मतलब डेवलपमेंट लेंथ, और 24 mm इसमें से जो मैक्सिमम हो तो आप वो यूज़ करेंगे। ठीक है, अब केस 1 हो गया। केस 2, केस 2 मैं इधर बताया जाऊँ। केस 2 में क्या होगा, केस 1 में पहले क्या हुआ, बार सेम है, केस 2 में क्या होगा, फाई डिफरेंट। तो डिफरेंट है तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, डिफरेंट है तो क्या यूज़ मतलब कौन सा बार यूज़ करेंगे लैप करने के लिए, तो स्मॉलर डाया बार इज यूज्ड। तो ये आपका हो गया लैपिंग केस 1 केस 2। लैपिंग एक मेथड आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दूसरा मेथड होता है वेल्डिंग। ये तो आपने सबने नाम सुना होगा और कईयों ने तो अपने कॉलेज में किया भी होगा। वेल्डिंग, इसमें लिख लो बस आप, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर डाया बार। ये होता है वेल्डिंग। और लास्ट एक चीज होती है कोपलर। कोपलर कैसे होता है, एक बात ये है और दूसरा बात ये है, इन दोनों को जोड़ना है तो बीच में एक कोपलर मैं लगा दूंगा। इसे ही कहते हैं COUPLER, कोपलर। तो ये स्प्लाइसिंग का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये टॉपिक आपका सेशनल एग्ज़ाम में भी आते हैं, सेशनल में भी, सेमेस्टर में भी। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। अब एक चीज हो जाती है जो आपको याद रखनी है, रिमेंबर, ये कब याद रखनी है, स्प्लाइसिंग करते समय, ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग। सबसे पहले आपको याद रखनी है नोट, यहां पे लिख दूं मैं, चलो यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख देता हूँ, नोट मोर देन 50% splice at same place। मतलब अगर हम ये स्प्लाइस करें, ये एक बार है, ये दूसरा बार है, अगर हम नीचे ही स्प्लाइस कर दे, मतलब जहाँ ये हुए हैं वहीं दूसरे बार्स को भी स्प्लाइस कर दे, तो ये ऐसा नहीं कह रहा है, नहीं कहने को कह रहा है कि 50% से ज़्यादा स्प्लाइस
दो बार्स को एक जगह पर ये नहीं करना। तो क्या करना है आपको, इनको या तो थोड़ा इधर स्प्लाइस कर दीजिए और इनके बीच की ये सेंटर से लेकर इनके सेंटर तक कितनी लेंथ होनी चाहिए, 1.3 L। और L क्या है, लैप लेंथ, लैप लेंथ। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, स्प्लाइसिंग is not done where bending moment is greater than 50%। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट, ये आपको स्प्लाइसिंग करते समय ध्यान में रखने हैं। ये सब्जेक्ट कुछ ऐसा है कि मेरे को समझाने का कोई वो ही है, मैं लिखता लिखता भी ये समझा रहा हूँ। इसमें ऐसे नहीं है कि अलग से समझाना पड़े, क्योंकि आपको सीधा ये क्वेश्चन जो गेट गुड के पेपर होते हैं उनको करवाने के लिए तो अलग से समझाना पड़ता है, पर इसमें तो ये सीधे क्वेश्चन ही आते हैं फॉर्मूला बेस, छोटी सी न्यूमेरिकल करवाएंगे और रिमेंबरिंग बेस। तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको लिखवाना ज़्यादा पड़ता है, समझाना थोड़ा कम होता है इसमें काम। अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो आप लिख लीजिए। इम्पोर्टेंट नोट्स, पहला कि क्रिटिकल सेक्शन is at the face of support of cantilever beam। मतलब अब जैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपसे सीधा आएगा कि क्वेश्चन में पेपर में कि वेयर इज द क्रिटिकल सेक्शन इन द कैंटिलीवर बीम, तो ऑप्शन में एक जगह होगा एट द फेस ऑफ द स्पोर्ट, तो आपको ये टिक करना पड़ेगा। और इसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है। क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन होता है जहाँ पर बीम सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो कैंटिलीवर के केस में बीम कहाँ पे कमज़ोर है, स्पोर्ट के फेस पर। दूसरा, इन एसएसबी critical section is at small d distance away from face of spot। ये सिंपली स्पॉटेड बीम का क्रिटिकल सेक्शन का वो है कि स्मॉल डी डिस्टेंस अवे होता है फेस ऑफ स्पॉट। मतलब सिंपली स्पॉटेड बीम कहाँ पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है, स्मॉल डी डिस्टेंस अवे फ्रॉम द फेस ऑफ स्पॉट। अगर इफ हैवी लाइव लोड is coming in less than 2D distance, then in simply spotted beam critical section is at face of spot।
मतलब ये कह रहा है कि अगर अचानक से हैवी लोड आ गया और बहुत छोटी सी जगह पर आ गया तो क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा फेस सपोर्ट के फेस पर ही कैंटिलीवर की जगह। तो आपका कंप्लीट हो चुका है डेवलप बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ। अब आप एसएससी जेई की बुक में से कोई से भी बुक में से आप इसके क्वेश्चन लगा सकते हैं।